जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आज की सबसे बड़ी मांग बनती जा रही है। हर देश अपने आप को न्यूक्लियर पावर से लबरेज बनाना चाहता है, पर आगे बढ़ने और विकास की राह में जाने अनजाने हम ये नजरअंदाज कर जाते हैं कि हमारे द्वारा उठाया जाने वाला कदम देश और समाज पर कितना असर डालता है। 30 सितंबर 1999 जापान के इतिहास की वो तारीख है जो आज तक दुनिया को उनकी गलती का एहसास कराती है। लेकिन गलती के बाद भी अगर हम ना सीखें तो विनाश तो तय है। रोज की ही तरह 30 सितंबर 1999 को तोकाईमुरा स्थित एक छोटे से जापानी प्लांट में एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम फ्यूल बनाने का काम चल रहा था। हमेशा की तरह वो रिएक्टर के यूरेनियम फ्यूल तैयार कर रहे थे, लेकिन 30 तारीख को उन्होंने ईंधन की क्षमता बढ़ाने के लिए यूरेनियम की मात्रा औसत से ज्यादा कर दी। और परिणाम ये हुआ कि अचानक 3 लोगों में बुरी तरह से रेडिएशन फैलने की खबर मिली। यह हादसा यूरेनियम की बहुत अधिक मात्रा के कारण हुई अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस की वजह से हुआ था, जो लगातार 20 घंटे तक चली थी। घटना के कारण प्लांट के करीब 119 लोगों में रेडिएशन पाया गया, लेकिन इन 3 मजदूरों में यह रेडिएशन निर्धारित सीमा से भी बहुत ज्यादा फैल चुका था। घटना के बाद इसकी जांच शुरू हुई। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल के आधार पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस हादसे को लेवल 4 का दर्जा दिया, और इसका सबसे बड़ा कारण न्यूक्लियर सेफ्टी नॉर्म्स की इग्नोरेंस और वर्कर्स में प्रशिक्षण की कमी को बताया। जापान में न्यूक्लियर रेडिएशन का ये कोई पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी कई देशों में ऐसे हादसे हो चुके थे और बाद में भी होते रहे। खुद जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से हुआ रेडिएशन इस विनाश का गवाह है। आज परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े कानून तो सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लग पाना तो शायद नामुमकिन है। वैसे बात अगर ऊर्जा उत्पन्न करने की है तो इसके लिए कई ऐसे उपाय हैं जो न्यूक्लियर पावर से सस्ते और सुरक्षित हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एनर्जी ट्रांसमिट करने का नेचुरल तरीका इजाद किया था। Mr. Edison's power plants can only provide current for 1 mile in any direction. This system requires a coal burning generating station every 2 miles. Our planet, in no time, will be choked to death. Gentlemen, we need a system capable of producing millions of volts. We need an alternative form of electricity, an alternating current. I have devised a complete system. Generators, motors, transformers, everything we need to bring our civilization into the future. इसके अलावा सौर ऊर्जा और बायोडीजल इसके बेहतर उपाय हो सकते हैं। इतने सेफ तरीकों के बावजूद भी अगर न्यूक्लियर पावर का खतरा बढ़ रहा है तो आखिर क्यों? इसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना होगा और इनसे दूर जाने की कोशिश करनी होगी। हमारी धरती ने हमें सब कुछ दिया है, बस उस तरीके को ढूंढ सकने वाली नजर पैदा करने की जरूरत है। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में कॉमेडी का रस हमेशा से ही लोगों को एंटरटेन करता रहा है। आज की कॉमेडी में बहुत से दृश्य और संवाद ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हम हंसते तो हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं सादगी की कमी नजर आती है। लेकिन बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब कॉमेडी फिल्मों ने दर्शकों के बीच अपनी बेहतरीन पैठ बनाई थी। ड्रामा और एक्शन फिल्मों के बीच चुपके चुपके और गोलमाल जैसी कई फिल्में हैं जो आज भी हमें हंसने के लिए मजबूर कर देती हैं। मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है मैं कह रहा हूँ। कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन
वो मैं जो तुम हो और वो तुम जो मैं हूं, यानी मैं जो तुम क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है। सीधी तरह बात करना। सीधी तरह कहां से करूं? बात तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। हाँ। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना? होना नहीं है ना। हाँ है ना। हाँ। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूं तो वो समझती है कि परिमल जो कमबख्त शादीशुदा है, कमबख्त क्या? परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है, इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। मशहूर निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्में मिसाल हैं सिनेमा के उस दौर की जो ये सिखाती हैं कि सहज जीवन और बातों से कैसे हास्य पैदा किया जाता है और उस हास्य की पृष्ठभूमि में गंभीर से गंभीर बातों को भी सहजता से कैसे सबके सामने रखा जाता है। 30 सितंबर 1922 में कोलकाता में जन्मे मुखर्जी फिल्मों में आने से पहले स्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाते थे। मुखर्जी साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 40 के दशक में कोलकाता में ही बीएन सरकार के साथ बतौर कैमरामैन की थी, जहां उन्होंने उस समय के मशहूर एडिटर सुबोध मित्र से फिल्म एडिटिंग की बारीकियां सीखी और फिर इन्होंने रुख किया मायानगरी मुंबई की तरफ और यहां से ये जुड़े प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय के साथ। बिमल रॉय खुद भी एक बेहतरीन एडिटर हुआ करते थे और इसीलिए इन दोनों की जोड़ी ने देवदास और 2 बीघा जमीन जैसी कभी न भुलाई जा सकने वाली फिल्में दी। 6 साल तक बिमल जी के साथ काम करने के बाद 1957 में ऋषिदा ने फिल्म मुसाफिर के साथ शुरुआत की अपने निर्देशन करियर की। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी, लेकिन इसके बावजूद राज कपूर ने ऋषिदा को फिल्म अनाड़ी के लिए चुना और यहीं से शुरू हुआ इनकी कामयाबी का सफर झूठ बोले कौवा कांटे पर जाकर खत्म हुआ। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी की सफलता के बाद ऋषिदा ने 1960 के दशक में अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद और सत्यकाम जैसी कई ऑफ बीट फिल्मों का निर्देशन किया। 1960 और 70 के दशकों में ऋषिदा फिल्म निर्देशन के क्षेत्र की एक नामी गिरामी हस्ती बन चुके थे। उन्होंने 4 दशक के अपने फिल्मी करियर में हर बार कुछ नया करने की कोशिश की। ऋषिदा की ज्यादातर फिल्मों को पारिवारिक दायरे में रखा गया है क्योंकि इन्होंने हमेशा मानवीय संबंधों की बारीकियों को बड़ी ही सहजता से सभी के सामने पेश किया। उनकी फिल्मों के विषय बहुत ही आम और छोटे थे जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर दिया करते हैं। रूप में स्पर्श, स्पर्श में शब्द और ये सब बातें घुली मिली हुई हैं, ये समझ में नहीं आती। इसमें ना समझने की क्या बात है? ठहरे ठहरे, कुछ सुन रहे हैं आप? एक चिड़िया की आवाज। भारतीय सिनेमा में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने साधारण शब्दों में मानवीय संवेदनाओं और व्यवहार का ताना बाना इतना मजबूत बुना हो। 1971 में आई फिल्म आनंद में जिंदगी को जीने का नजरिया, नरम गरम में एक लड़की से शादी करने की इच्छा रखने वाले चारों किरदारों में नौकर से लेकर मालिक तक की पूरी श्रृंखला और फिर 1973 में आई अभिमान का नजर आता द्वंद, सब कुछ अपने आसपास की जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस होता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन के लिए भी अपने हुनर का योगदान दिया था। तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते और उजाले की ओर जैसे धारावाहिक उनकी साधारण और गहरी सोच का बखूबी परिचय देते हैं। अपने पूरे फिल्मी सफर के दौरान ऋषिदा ने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। पहला अवार्ड 1980 की बेस्ट फिल्म खूबसूरत के लिए, दूसरा 1971 में आई आनंद में बेस्ट एडिटिंग के लिए, तीसरा 1958 की फिल्म मधुमती में बेस्ट एडिटिंग के लिए, चौथा 1968 में आई अनोखी रात के बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए
पांचवा 1954 में फिल्म नौकर में बेस्ट एडिटिंग के लिए और छठा 1954 में आई फिल्म नौकरी में बेस्ट एडिटिंग के लिए। एक बेहतरीन और पसंदीदा डायरेक्टर होने के बावजूद मुखर्जी साहब को बतौर बेस्ट डायरेक्टर एक भी अवार्ड नहीं मिला। वर्ष 1999 में ऋषिदा को फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। ऋषिदा कई सालों तक फिल्म सेंसर बोर्ड और NDFC के चेयरमैन रहे। उनकी फिल्म अनुराधा को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बर्लिन बेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मुखर्जी साहब अपने पूरे करियर में हमेशा फिल्मों के प्रति सीरियस रहे, यहां तक कि 1961 में सिवियर आर्थराइटिस अटैक से गुजरने के बावजूद इन्होंने अनुपमा और असली नकली का निर्देशन व्हील चेयर पर बैठकर संभाला था। निर्माता निर्देशक राज कपूर के साथ इनका रिश्ता इस कदर जुड़ा था कि जब कपूर साहब बहुत ज्यादा बीमार पड़े तो ऋषिदा ने उनकी याद या यूं कहें कि उनकी मौत के डर में ही फिल्म आनंद बनाई। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओह समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ए बाबू मशाय, तो भालो बाशा भालो ना है, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ? भाई अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। वैसे ऋषिदा को बाबू मोशाय का नाम राज कपूर ने ही दिया था। अपनी फिल्मों की साधारण पटकथा के बारे में खुद ऋषिदा ने कहा था, मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से बड़े संदेश को भी मीठी चाशनी के रूप में पेश करता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान भी रखता हूँ कि इनकी मिठास कहीं कड़वी ना हो जाए। इतने सहज और सरल दृष्टिकोण रखने वाले इंसान से फिल्मों का नाता 27 अगस्त 2006 को टूट गया और वो हमें तमाम बेहतरीन फिल्मों के रूप में अपनी यादें सौंपकर इस जहां से रुखसत हो गए। आज उनकी जन्मतिथि पर बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की तरफ से ऋषिदा को सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, हम सब हमेशा किसी ना किसी धुन में डूबे हुए होते हैं, नहीं? किसी को घूमने की धुन होती है तो किसी को दिन रात पढ़ने की, किसी को पैसा कमाने की धुन होती है तो किसी को अपने सवालों के जवाबों को ढूंढने की। वैसे सवाल जवाब के इसी सिलसिले से जुड़ा होता है नाता साइंस का भी, जो हमारे भीतर जन्म देता है एक साइंटिस्ट को। आज ही के दिन 1882 में एक ऐसे ही साइंटिस्ट का जन्म हुआ था जिन्हें गाइगर काउंटर और परमाणु नाभिक की खोज में इस्तेमाल किए जाने वाले गाइगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट के लिए पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं जर्मन भौतिकविद हांस गाइगर की। 1901 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इन्होंने मिलिट्री में अपनी जरूरी ट्रेनिंग पूरी की। उस वक्त जर्मन नागरिकों के लिए मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य होता था और फिर सर्विस पूरी होते ही इन्होंने अर्लैंगन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वर्ष 1906 में गाइगर ने यहां से फिजिक्स में अपनी डॉक्टरेट पूरी की। इस दौरान इन्होंने गैसों की मदद से विद्युत प्रवाह का अध्ययन किया था। जब गाइगर इंग्लैंड पहुंचे तब वहां की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात हुई प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक रदरफोर्ड से और फिर इन्होंने साथ मिलकर अपनी दोस्ती को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्तरों पर नए आयाम देना शुरू किया। रदरफोर्ड उस वक्त रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के दौरान निकलने वाले अल्फा कणों पर अध्ययन कर रहे थे। ये वो कण होते हैं जिन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जिनके परमाणुओं से इन कणों के साथ साथ खतरनाक ऊर्जा किरणें भी निकलती हैं। गाइगर ने इन कणों के अध्ययन और निश्चित संख्या को पता करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड वाले रेडिएशन डिटेक्टर का निर्माण किया। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कम दाब वाली गैस को भरने के साथ साथ वोल्टेज को इस तरह से मेंटेन किया गया कि विद्युत के प्रवाह के साथ ही काउंटर में मौजूद गैस आयनित हो गई, जिसके बाद इस काउंटर से न सिर्फ रेडिएशन से निकलने वाले कणों को गिना जा सका बल्कि इस दौरान निकलने वाली ऊर्जा का अध्ययन भी किया जा सका। और इस तरह से गाइगर ने अपने इस इन्वेंशन की मदद से परमाणु के इनर कोर का अध्ययन करने में सफलता हासिल की। वर्ष 1910 में गाइगर और रदरफोर्ड ने इस काउंटर की मदद से यह साबित किया कि रेडियोएक्टिव डिके के दौरान यूरेनियम 2 अल्फा कण उत्सर्जित करता है।
वर्ष 1912 में हांस गाइगर ने J.M. नटल के साथ मिलकर यह साबित किया कि ऐसा यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स के कारण होता है। Set up an experiment to direct a beam of alpha particles, which he knew to be heavy positively charged particles, and we now know to be the nuclei of helium atoms, through a very thin gold foil. The brass can in the center of the picture contains a small americium-241 source producing alpha particles. Most of the particles are absorbed in the brass. There is a small opening producing a beam of alpha particles. They pass through a gold foil, which is about 1.5 microns in thickness, and they are then detected by one of the 2 detectors set up behind the foil. One of the detectors counts particles going straight ahead, which is the majority, and we count a rate of between 1 and 2,000 per second. The second counter, we can move to measure the scattering rate as a function of angle. उनकी इस खोज को गाइगर-नटाल रूल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1912 में गाइगर को जर्मन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेड चुना गया था। वर्ष 1925 में गाइगर को जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद मिला और फिर इन्होंने लगातार गाइगर काउंटर की स्पीड और एबिलिटी बढ़ाने पर काम किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कॉस्मिक रे शावर्स की खोज कर सके। 24 सितंबर 1945 को गाइगर के शरीर ने इनका साथ छोड़ दिया, जिसके साथ ही विज्ञान समुदाय ने अपने बीच से एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को खो दिया। आज भी उनकी कमी तो नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन उनके शोध को आगे बढ़ाकर हम उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। Born to be remembered. Born to be remembered. दोस्तों, आज की हमारी अगली शख्सियत भी विज्ञान जगत से ही ताल्लुक रखती है। हम बात कर रहे हैं 1926 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे जॉन बाप्टिस्ट पेरीन की। पेरीन को यह पुरस्कार ब्राउनियन मोशन के तहत द्रव्य अथवा गैस में कोलाइडल कणों की गति संबंधी अध्ययन के लिए दिया गया था। ये वो सूक्ष्म कण होते हैं जिनके टकराने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उनके इसी शोध से पदार्थों की परमाणुीय प्रकृति की पुष्टि भी की जा सकी थी। फ्रेंच फिजिसिस्ट पेरीन का जन्म 30 सितंबर 1870 को लील में हुआ था। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद ये 1894 से 1897 तक फिजिक्स के असिस्टेंट बने रहे और कैथोड एवं एक्स रेज पर अपना शोध शुरू किया। पेरीन ने अपनी डॉक्टरेट 1897 में पूरी की थी और इन्होंने थीसिस लिखी थी कैथोड रेज व रॉन्गटन रेज पर। इसके बाद 1910 में पेरीन पेरिस यूनिवर्सिटी से बतौर प्रोफेसर जुड़े और 1940 तक वो इसी पोस्ट पर बने रहे, लेकिन इसी साल जर्मन्स के आक्रमण के कारण उन्हें ये पोस्ट छोड़नी पड़ गई। कैथोड रेज पर पेरीन के शुरुआती अध्ययन से ही ये पता चल सका था कि कैथोड किरणें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा पेरीन ने गैसों की सुचालकता पर एक्सरे के प्रभाव का भी अध्ययन किया। वैसे तो पेरीन ने अपनी पूरी लाइफ में फ्लोरेसेंस और एमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स जैसे कई प्रयोगों पर काम किया, लेकिन उन्हें खास तौर पर कोलॉइड्स यानी ब्राउनियन मोशन पर की गई अपनी स्टडी के लिए जाना जाता है। ये द्रवों और गैसों का वो मूवमेंट होता है जिसमें उसके सबसे छोटे कण यानी कोलॉइड्स भाग लेते हैं। कोलॉइड्स पर किए गए उनके प्रयोगों के आधार पर ही आइंस्टाइन की वो थियोरेटिकल स्टडी अप्रूव हो सकी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोलाइडल पार्टिकल गैसों के नियम का पालन करते हैं, यानी कि वो अपने माध्यम में मुक्त अवस्था में इधर उधर गति करते रहते हैं। और फिर इसी व्याख्या से किसी गैस के 1 ग्राम मात्रा में उपस्थित मोलों यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या भी ज्ञान की जा सकी। ये संख्या ही एवोगाद्रोस नंबर n कहलाती है। इस तरह से पेरीन ने पदार्थों के पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन को प्रूव किया और 1926 में इस विशेष उपलब्धि के लिए ही उन्हें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अपने प्रयोगों के साथ साथ पेरीन बहुत से साइंटिफिक पेपर्स और बुक्स के लेखक भी हैं। वर्ष 1913 में पब्लिश हुई उनकी बुक लेस एटम्स की 1936 तक 30,000 कॉपीज बेची जा चुकी थी। पेरीन को उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के चलते बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। (1896) में इन्हें रॉयल सोसाइटी के जूल प्राइज,
1912 में वलारी प्राइज ऑफ बोलोनिया और 1914 में पेरिस एकेडमी ऑफ साइंसेस के ला केज प्राइज से नवाजा गया। ब्रसेल्स, लीज, कैलकाटा, न्यूयॉर्क जैसे बहुत से विश्वविद्यालयों ने पेरिन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। 1911 से 1921 तक वो 2 बार ब्रसेल्स की सॉल्वे कमेटी के सदस्य चुने गए। 1926 में पेरिन को कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बनाया गया और साथ ही कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी। पेरिन फ्रेंच वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी संस्था नेशनल दिला रिसर्च साइंटिफिक के क्रिएटर भी थे। यही वो इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से नोबेल विजेता फ्रेडरिक जॉलियट कृत्रिम रेडियोधर्मिता से जुड़ी अपनी महत्वपूर्ण खोज पूरी कर सके। वैसे अपने साइंटिफिक करियर के अलावा पेरिन वर्ष 1914 से 1918 के विश्व युद्ध के समय इंजीनियर कोर में ऑफिसर भी रहे थे और जब 1940 में जर्मन्स ने इनके देश पर हमला किया तो ये वहां से निकलकर यूएसए आ गए। इनकी जिंदगी का आखिरी समय वहीं पर बीता और 17 अप्रैल 1942 में इनकी मृत्यु हो गई। आज इस महान वैज्ञानिक को उनकी जन्मतिथि पर हमारी टीम की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। दोस्तों, इन्होंने अपने पूरे जीवन में ज्ञान को प्रेम की भाषा में पेश किया। इनकी कविताएं न सिर्फ सूफी साहित्य का हिस्सा हैं, बल्कि ये आज भी शेरो शायरी के प्रेम का आगाज करती हैं। मानवीय रिश्तों में छिपे प्रेम संबंधों को समेटे इनकी सूफी कविताएं सूफी संस्कृति की ऐसी छाप छोड़ती हैं जिसमें खोए बिना रहना इंसान की फितरत में नहीं है। वैसे सूफी संतों के उस नृत्य को तो हमने कई बार फिल्मों में भी देखा है, जिसमें वो एक लंबी स्कर्ट पहने और सिर पर एक लंबी सी टोपी रख आध्यात्म में डूबकर गोल गोल नृत्य करते नजर आते हैं। दरअसल आध्यात्मिक प्रेम में इस नृत्य शैली की शुरुआत रूमी की ही देन है, जो सुध बुध खोकर ईश्वर के प्रेम में डूब जाने का एहसास कराती है। अब से करीब 800 बरस पहले जन्म हुआ था इस महान सूफी का, जिन्हें दुनिया रूमी के नाम से जानती है। रूमी को पढ़कर ऐसा लगता है मानो सब सुनी सुनाई बातें ही हैं और नया कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि तब से लेकर आज तक हर शायर शायद रूमी को पढ़कर ही जवान होता रहा है। रूमी रहते जरूर तुर्की में थे, लेकिन वो लिखते फारसी में ही थे। फारसी कविताओं में प्रेम का रस घोलने वाले रूमी का पूरा नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी था। इनका जन्म आज ही के दिन 1207 में तजिकिस्तान के वक्श में हुआ था। धार्मिक और दार्शनिक संस्कार रूमी को बचपन से ही मिलने शुरू हो गए थे। मंगोलों के आक्रमण के कारण इनके पूरे परिवार को भागकर कोन्या तुर्की में आना पड़ा। 24 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके वालिद साहब यानी पिता का इंतकाल हो गया और रूमी को मौलाना की गद्दी पर बिठा दिया गया। लोगों से प्रेम व लगाव के साथ अपने ज्ञान के कारण रूमी का नाम लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुका था। और फिर इसी बीच रूमी की मुलाकात हुई सूफी तबरेज शमशुद्दीन तबरेजी से। उनकी छाप रूमी पर इस कदर पड़ी कि रूमी ने दुनियादारी ही छोड़ दी और संत हो गए। इसके बाद रूमी आध्यात्म के प्रेम में इस तरह डूबे कि पूरी जिंदगी नृत्य, संगीत और कविताओं को ही दे दी। भगवान के प्रति अपने निस्वार्थ सच्चे प्रेम को आधार बनाकर ही इन्होंने मसनवी की रचना की। मसनवी को फारसी भाषा का कुरान भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जो लोग किसी कारण से अरबी नहीं पढ़ पाते थे, उन्हें मौलाना की मसनवी पढ़ने की सलाह दी जाती थी। मसनवी के अलावा रूमी की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है दीवाने शम्स तबरेजी। इस पूरे दीवान को पढ़ने के दौरान आपको कहीं पर भी रूमी का नाम नहीं नजर आएगा, क्योंकि रूमी ने इसमें शायर के नाम की जगह शम्स का शब्द प्रयोग किया है। शम्स वो है जिसके बिरह में ये सारी गजलें बनी हैं। रूमी की एक तीसरी रचना फीही मा फीही भी है। ये उनकी एकमात्र गद्य रचना है। ये रूमी का उनके शिष्यों के साथ हुआ आध्यात्मिक वार्तालाप है। उन्होंने कभी मजहब को आस्था के दायरे में नहीं रखा और इसीलिए आज दुनिया भी उन्हें एक सूफी की नजर से ही देखती है।
रूमी का जादू हर संगीत प्रेमी पर चला है। उन्हें विश्व के लिए कुदरत का नायाब तोहफा माना गया है। वर्ष 2007 में यूनेस्को ने फारसी में रूमी के योगदानों और प्रेम के सच्चे ज्ञान को सलामी देते हुए इस साल को मौलाना जलालुद्दीन रूमी वर्ष घोषित किया था। और आज हमारी पूरी टीम इस महान सूफी संत को उनकी इस नज्म के साथ दिल से श्रद्धांजलि दे रही है। पनाह मेरी यार मेरे, शौक की फटकार मेरे, मालिको मौला भी हो और हो पहरेदार मेरे, रोज तू और रोजा तू, मंगते की खैरात तू, गगरा तू पानी तू, लब भिगो इस बार मेरे, न होते बेखुदी में हम, दिल में दर्द होते कम, राह अपनी चल पड़े तुम, सुने कौन आलाप मेरे। Born to be remembered, born to be remembered. अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,